और आपको बताएंगे कि चीन की जो अंदरूनी राजनीति है उस पर कोविड-19 का कितना असर पड़ रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक को चीन का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बैठक का विशेषण यह बताता है कि कोरोना वायरस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी काफी हद तक राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया है। आज हम इस बैठक के पहले दिन से निकली 5 बातों के आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला चीन अब अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने में जुट गया है। और अक्सर कई बार ये कहा जाता है कि अगर आपके अंदर असुरक्षा की भावना हो तो बहुत सारे लोग नकली बहादुरी के पीछे छिप जाते हैं। चीन भी यही कर रहा है। चीन के अंदर असुरक्षा की भावना है, लेकिन चीन दुनिया के सामने बहादुर बनने का नाटक करता है। इसके बाद हम पाकिस्तान के कराची में हुए एक भयानक विमान हादसे का विश्लेषण करेंगे। लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरने वाला यह विमान लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 98 लोग थे। इनमें से अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और क्रैश होने से पहले इस विमान के पायलट ने मदद का संदेश भेजा था, लेकिन जब तक मदद पहुंचती या मदद मिलती तब तक ये प्लेन क्रैश हो गया। आज हम आपको मदद की गुहार लगाते इस विमान के पायलट के कुछ आखिरी शब्द भी सुनाएंगे, क्योंकि पायलट का जो आखिरी संदेश था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है, वो आज हम आपको सुनवाएंगे। और भारत में कोरोना वायरस हर रोज अब नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6088 मामले सामने आ चुके हैं और ये अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है। कोरोना वायरस का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और खेलों पर भी पड़ा है। इसलिए आज हमारे साथ भारत के केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ होंगे। उनसे हम वो तमाम सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में एक विमान हादसे में 98 लोगों की मौत हो गई। लाहौर से कराची आ रहा पाकिस्तान एयरलाइंस का यह विमान लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटना का शिकार हो गया। कराची की मॉडल टाउन कॉलोनी के करीब विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई घर टूट गए और कई गाड़ियों में आग लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए इसकी तत्काल जांच की बात कही है। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए संवेदना जताई है। पाकिस्तान में विमान हादसे में लोगों के मारे जाने से गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदना मृतकों के परिवार वालों के साथ है और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक हादसे से पहले विमान के पायलट ने कंट्रोल टावर से विमान में तकनीकी गड़बड़ी की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर यात्रा के लिए निकले। वो सबसे पहले विशेष विमान से कोलकाता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लाई गई शॉल को स्वीकार करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बंगाल के लिए इमरजेंसी फंड के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत पैकेज के ऐलान पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह एडवांस होगा या पैकेज। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा का दौरा भी किया और राज्य के लिए 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पूरा देश बंगाल और ओडिशा के साथ है और केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। कोरोना की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए आरबीआई ने आज तीसरी बार बड़े ऐलान किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट में 0.4% की कमी की है। मॉरेटोरियम स्कीम को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। इससे ईएमआई चुकाने के लिए अब 31 अगस्त तक मोहलत मिल गई है। रेपो रेट में कमी से होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। बैंक होम लोन की ब्याज दर में कटौती कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच छात्रों की बसों पर किराए को लेकर सियासत तेज हो गई। योगी सरकार ने राजस्थान की तरफ से भेजे गए 36,36,000 रुपए के बिल का भुगतान कर दिया। यह बिल कोटा से छात्रों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर भेजा गया था, जिसे राजस्थान रोडवेज ने यूपीएसआरटीसी को भेजा था। योगी सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। एक तरफ आप
खाली बसें भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप भुगतान की वसूली करा रहे हैं उन बच्चों से जिन बच्चों से करोड़ों रुपया फीस के रूप में आप वसूल कर राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे थे। वहीं राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार पर गलती करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ये सरकारी बसें नहीं थी। यूपी के बहुत सारे नेता भ्रमित कर रहे जनता को। ये निजी तौर पर प्रदेश सरकार हजारों बस वैसे चला रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बसें थी 1032 बस, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ने मिलकर किया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी यूपी सरकार को बिल भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कंगाली और अमानवीयता को दिखाता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 6088 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,447 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 48,534 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में मरीजों के ठीक होने की औसत बढ़कर 41% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन चुने जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आर्थिक तरक्की के लिए बेहतर स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व यूनानिमसली देने के लिए पहल की। WHO पर दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के प्रति WHO के रवैये को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन के चेयरमैन चुने जाने से WHO में भारत की जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,515 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 265 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। राज्य में 138 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि यूपी में 3,204 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी सरकार ने श्रमिकों को क्वारंटीन पूरे करने पर 1,000 रुपए और खाने का पैकेट देने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,905 हो गई है। 5,488 लोग यहां पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 773 लोगों की मौत हुई है। मजदूरों के पलायन और लॉकडाउन पर सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन बेअसर था और सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के लिए मजाक साबित हुआ है। महामारी की वजह से लाखों मजदूर और बच्चे सैकड़ों किलोमीटर तक भूखे प्यासे पैदल अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष की इस बैठक पर सवाल उठाए। विपक्षी दल लगातार अपनी नकल राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वो पाखंड कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। पहले पूछते थे लॉकडाउन क्यों नहीं बढ़ा रहे, अब पूछ रहे कि क्यों बढ़ा रहे हो। हालांकि मोदी सरकार को घेरने के लिए बुलाई गई बैठक में मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं को और सबसे शक्तिशाली देशों को अस्थिर कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनके ही देश में आलोचना हो रही है, तो यूरोप के भी कई नेताओं पर उनकी ही अपनी जनता सवाल उठा रही है। और चीन में भी अब ठीक ऐसा ही होना शुरू हो गया है। लेकिन चीन में सरकार का विरोध करना उतना आसान नहीं है जितना कि बाकी की दुनिया में। और वहां सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों को अक्सर बड़े बड़े आयोजनों की तस्वीरों के नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन सच यह है कि चीन में सुप्रीम कमांडर का दर्जा हासिल कर चुके राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे, क्योंकि कोरोना वायरस ने सत्ता पर उनकी पकड़ को भी कमजोर कर दिया है, यानी वो भी नहीं बच पाए। यानी शी जिनपिंग जैसे शक्तिशाली नेता जिनकी अपने देश पर, वहां की राजनीति पर पूरी पकड़ थी, वो भी अस्थिर हो रहे हैं।
शी जिनपिंग के बारे में माना जाता है कि कोई भी उन्हें आजीवन उनके पद से हिला नहीं पाएगा, लेकिन अब वो राजनीतिक तौर पर कुछ अस्थिर होने लगे हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये कैसे हुआ, ये समझाने के लिए आज हम आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक में लेकर चलेंगे और आपको चीन की अंदरूनी राजनीति आज हम समझाएंगे। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक शुरू हो गई है और इसे चीन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक माना जाता है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का आज पहला दिन था। चीन अब एक देश, एक पार्टी और एक सिस्टम के रास्ते पर चल रहा है, जो कि हमारे देश में या किसी भी दूसरे देश में ऐसा नहीं है जैसा चीन में है। एक देश है, एक पार्टी है, एक सिस्टम है। यह चीन की उस शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी का नया मंत्र है जिसकी लापरवाहियों ने दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस बैठक में अपना साल भर का एजेंडा तय करती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह बैठक इस बार 2 महीने देर से हुई। पहले इस बैठक का आयोजन मार्च में होना था। 2 महीने बाद चीन ने जल्दबाजी में इस बैठक का आयोजन किया है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि अब चीन में सब कुछ सामान्य है, सब नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है। आप देख ही रहे हैं काफी समय से कि चीन लगातार तस्वीरें भेज कर पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि उसके यहां सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस बैठक से पहले जो 5 बड़ी बातें निकल कर आई हैं, आपको सबसे पहले उनके बारे में आज जानना चाहिए। पहली बात, चीन ने कोरोना वायरस पर विजय की घोषणा कर दी है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर ली है। दूसरी बड़ी बात है, हांगकांग पर नियंत्रण के लिए चीन एक नया विवादित कानून लाने वाला है, यानी अब उसे हांगकांग पर भी पूरा कंट्रोल चाहिए। तीसरी बड़ी बात है, चीन इस साल अपनी जीडीपी के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं करेगा और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। चौथी बड़ी बात यह है कि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। सोचिए, ऐसे समय में जब लोग सिर्फ रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पर ध्यान दे रहे हैं, कोरोना वायरस का जो संकट है पूरी दुनिया में है, ऐसे समय में भी चीन अपना रक्षा बजट बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि चीन की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। और 5वीं बड़ी बात यह है कि चीन ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने का फैसला किया है। इन सभी घोषणाओं का मतलब सिर्फ यह संदेश देना है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वशक्तिशाली है और कोरोना वायरस से उसके मूल एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहां आपको एक बात समझनी होगी कि जो लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं वो दुनिया के सामने नकली बहादुरी दिखाते हैं और चीन भी ऐसा ही कर रहा है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चीन भी ऐसा ही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एजेंडा क्या है, यह आपको इन 5 घोषणाओं की तह में जाकर समझना होगा। अब इसका विश्लेषण करते हैं। चीन ने कोरोना वायरस पर जीत का ऐलान किया है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकिंगयांग ने कहा है कि चीन ने कोरोना वायरस पर निर्णायक विजय हासिल कर ली है। देखिए, पूरी दुनिया इस समय संघर्ष कर रही है। कोई देश यह दावा नहीं कर सकता कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ जीत गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक देश है जो सबके सामने औपचारिक रूप से यह कह रहा है कि हम जीत गए और कोरोना वायरस का अब कोई प्रभाव हमारे यहां नहीं है। जाहिर है कि चीन इसे लेकर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के नए मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में चीन के अलग अलग शहरों में कोरोना वायरस के करीब 46 नए मामले सामने आ चुके हैं और कई इलाकों में अब कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के नए क्लस्टर्स बन रहे हैं। यानी चीन वायरस पर विजय को लेकर काफी हद तक झूठ बोल रहा है, सिर्फ दुनिया के सामने अपनी एक खास तरह की छवि बनाना चाहता है। चीन का दूसरा बड़ा एजेंडा है अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना। चीन हांगकांग के लिए नया सुरक्षा कानून लाना चाहता है। इस कानून के पास हो जाने के बाद हांगकांग पर चीन का नियंत्रण पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और चीन सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की आवाज को अब हांगकांग में आसानी से दबा पाएगा। इस बैठक में ताइवान के लिए भी एक संदेश है। चीन ताइवान पर भी अपना दावा ठोकता है और अब चीन के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिना शांतिपूर्ण शब्द का जिक्र किए ताइवान को चीन में मिलाने की बात कही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन हांगकांग और ताइवान की स्वायत्तता छीनना चाहता है और इसके लिए वो सेना के इस्तेमाल से भी पीछे
नहीं हटेगा। उसने पूरी दुनिया को आज ये संदेश दे दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1990 के बाद से यह पहली बार होगा जब चीन ने इस वर्ष अपनी जीडीपी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित न करने का फैसला किया है। यह 1990 के बाद पहली बार हुआ है। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रभावों की वजह से जीडीपी विकास दर का आकलन करना अब आसान नहीं है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% तक सिकुड़ गई है, यानी कम हो गई है। पिछले वर्ष चीन की जीडीपी 6.1% थी और इस बार चीन की जीडीपी सिर्फ 2.6% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया भर में विकास का पहिया रोकने वाला चीन अब खुद भी अपने किए की सजा भुगत रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। चीन में बेरोजगारी भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है और वहां बेरोजगारी की संख्या का पता लगाना कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पता लगाने से भी मुश्किल है। वहां आपको कभी भी सही आंकड़े पता नहीं लगेंगे और मीडिया को अगर ये आंकड़े पता चल भी जाएं तो मीडिया इन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए चीन से स्वतंत्र रिपोर्टिंग करना लगभग असंभव काम है। पिछले महीने चीन की एक ब्रोकरेज फर्म ने यह दावा किया था कि चीन में बेरोजगारी की दर 20% तक पहुंच गई है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन चीन की सरकार के दबाव में यह रिपोर्ट वापस ले ली गई थी। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन में बेरोजगारी की जो दर है वो सिर्फ 6% है। लेकिन ये सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ों की तरह इसके भी सच होने की गुंजाइश बहुत कम है। चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने की बात कर रहा है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि चीन ये कब और कैसे करेगा। लेकिन इस बैठक से निकली चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि डूबती अर्थव्यवस्था के बीच चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। चीन ने अपने रक्षा बजट में 6.8% की वृद्धि कर दी है। ये 13,50,000 करोड़ रुपए के बराबर है। भारत का रक्षा बजट इससे 3 गुना कम है, यानी ये भारत से 3 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस के दौर में भी चीन की सैन्य गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ताइवान को चीन बार बार सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो भारत की सीमा पर भी आजकल चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़पें काफी बढ़ गई हैं। यानी कोरोना वायरस के बावजूद, इस संकट के बावजूद चीन पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है और चीन दुनिया में हर जगह अस्थिरता फैलाना चाहता है और रक्षा बजट में इजाफा करके वो पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में सैन्य रूप से वो और ज्यादा आक्रामक रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक से निकला 5वां टेक अवे पॉइंट यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी योजनाओं पर चीन खुलकर बात नहीं कर रहा। चीन ने कुछ लक्ष्य जरूर तय किए हैं, इनमें 90 लाख नई नौकरियां पैदा करना शामिल है। पिछले साल चीन ने करीब 1 करोड़ 10 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा था। यानी इस साल चीन में पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख नौकरियां कम होंगी। शायद ऐसा पहली बार है जब चीन ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करने वाला है, यानी सरकार अपने नाम से बॉन्ड्स जारी करके बाजार से पैसा उठाएगी। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पास कैश की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है? यह अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन कभी भी पूरा सच दुनिया को नहीं बताता। लेकिन ये सब जानते हैं कि चीन के बैंक्स भारी दबाव में है और चीन ने दुनिया के दूसरे देशों को जो लोन दिया है उसके भी डूबने का काफी खतरा है। कुल मिलाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में बड़े बड़े नारे तो दिए गए, लेकिन कोई मजबूत घोषणा नहीं हुई। चीन ने रक्षा बजट बढ़ा दिया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है। चीन वायरस पर अभी तक काबू नहीं पा सका, लेकिन उसकी इच्छा ताइवान और हांगकांग पर नियंत्रण करने की है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने के बावजूद शी जिनपिंग ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका सभी स्थितियों पर पूरा नियंत्रण है। गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और कोरोना वायरस को लेकर चीन पर पड़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
शी जिनपिंग कैसे कमजोर हो रहे हैं, कैसे ये संकट अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए चुनौती बन गया है, ये समझने के लिए आपको 2 साल पुरानी एक तस्वीर हम आज दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर वर्ष 2018 में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक की है। तब भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक के केंद्र में थे और आज भी वो इस बैठक के केंद्र में है। लेकिन अब समय बदल चुका है। वर्ष 2018 में इसी बैठक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति बने रहने की सीमा खत्म कर दी थी और शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी और शी जिनपिंग के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव भी यही था। और इसी के साथ चीन में शी जिनपिंग की हैसियत सुप्रीम कमांडर जैसी हो गई थी। तब उनकी तुलना चीन के संस्थापक माओ जेडोंग से की गई थी, लेकिन 2 वर्ष में ही काफी कुछ बदल चुका है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं हमेशा कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, वो आप आज चीन से सीख सकते हैं। लेकिन वो आज भी चीन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और नेता बने हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हें इस महामारी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। चाहे मंच कोई भी हो, देश कोई भी हो, चाहे कोई देश खुलकर कहता हो या कोई देश खुलकर ना बोलता हो, लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि शी जिनपिंग कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हैं। चीन ने कुछ तो छुपाया है। शी जिनपिंग इन सब वजहों से कमजोर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए चीन की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक बैठक में तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बैठक को चीन में 2 सेशंस मीटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। शी जिनपिंग इस बैठक में मौजूद थे, उनके आसपास उनकी पार्टी के वफादार नेता थे और सब ने अपने चेहरों पर फेस मास्क पहना हुआ था। लेकिन शी जिनपिंग ने आज भी कोई मास्क नहीं पहना था। कहने के लिए इसमें लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाते हैं, यानी सबकी राय ली जाती है, लेकिन चीन में असल में होता वही है जो वहां के राष्ट्रपति चाहते हैं। कोविड-19 के बाद हो रही इस बैठक के जरिए चीन पूरी दुनिया में अपनी छवि सुधारने की भी कोशिश करेगा। अब आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, सभी लोगों ने, सब नेताओं ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन एक नेता हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है और वो हैं शी जिनपिंग। और इस तस्वीर का मकसद लोगों को यह बताना है कि शी जिनपिंग की जो पकड़ है अभी कम्युनिस्ट पार्टी पर और देश पर, वो कमजोर नहीं हुई है। वो सुप्रीम कमांडर हैं और वो सबसे शक्तिशाली हैं। बाकी सारे लोग उन्हें सिर्फ फॉलो करेंगे और यहां आप देखेंगे आपको वो बिल्कुल साफ अलग, बाकी सबसे अलग नजर आएंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि चीन इस समय 4 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली चुनौती है गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगार हुए लाखों लोग। दूसरी चुनौती वो लोन है जो चीन ने कई छोटे छोटे देशों को दिए हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से ये देश कर्ज चुकाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है और हो सकता है कि इनमें से कई देश कर्ज चुका ही ना पाएं, यानी वो डिफॉल्टर बन जाएं और चीन का ये पैसा डूब जाएगा। इनमें ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड योजना का हिस्सा हैं और अब कोविड-19 की वजह से ये योजना भी अधर में लटक गई है। तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि चीन पर इस समय जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैलाने को लेकर चीन पर काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच भी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। शी जिनपिंग के सामने चौथी चुनौती चीन की कूटनीतिक विफलता है। खासकर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते काफी हद तक अब बिगड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के कूटनीतिक संबंधों में दरार आ चुकी है। लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में शी जिनपिंग इनमें से किसी भी मुद्दे पर कोई बात करेंगे या बोलेंगे और सवालों का जवाब देने की तो बात करना बिल्कुल बेईमानी है। ऐसा तो होगा ही नहीं। सब कुछ सामान्य होता तो इस आयोजन में, आज की इस बैठक में शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल की सफलता का जश्न मनाया जाता और शी जिनपिंग पहले से ज्यादा शक्तिशाली नेता के तौर पर स्थापित हो जाते। लेकिन कोरोना वायरस में चीन की भूमिका ने शी जिनपिंग के राजनीतिक करियर पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि आज भी हम ये जरूर कहेंगे कि यह झटका उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो उन्हें अपने पद से हिला दे। वो रहेंगे वहीं जहां वो हैं, उनकी कुर्सी बची रहेगी। लेकिन जो कहते हैं कि जो शीशे की दीवार है वो कुछ हद तक टूट गई है।
कोरोना वायरस ने सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को ही नहीं बदला, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इस सबसे महत्वपूर्ण बैठक के रंग रूप को भी बदल दिया है। शी जिनपिंग के अलावा इस बैठक में आए सभी प्रतिनिधियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। इस बैठक में करीब 3000 नेता शामिल हो रहे हैं और ऐसे में इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी एक चुनौती थी। डाइनिंग टेबल्स पर कांच की दीवारें बना दी गई हैं, शीशे की दीवारें बनाई गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य है और खाना शेयर करने पर भी प्रतिबंध है। सबकी टेबल्स पर आपने देखा है कि हैंड सैनिटाइजर्स रखे हैं और ये जो गोल टेबल है, इस टेबल का भी शीशे की बीच बीच में पार्टीशन लगाकर इस टेबल के भी अलग अलग हिस्से कर दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर जगह हर टेबल पर आप देखेंगे मास्क लटकाने के लिए एक अलग हुक बनाया गया है जिसमें लोग अपना मास्क वहां पर उस हुक के साथ लगा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। इस बैठक को कवर करने वाले पत्रकारों की संख्या भी अब काफी सीमित कर दी गई है और पत्रकारों को परिसर में जाने से पहले कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। यह उनके लिए मस्ट है। यानी अगर कोई भी पत्रकार इस बैठक को कवर करना चाहता है तो पहले उसे कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। और इस समय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत के केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू। और कोरोना वायरस के इस दौर में देश के युवाओं को अपने भविष्य की काफी चिंता है। जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी अपने भविष्य की काफी चिंता होगी। आज आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, वो सब हम उनसे पूछेंगे। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? काफी फिट दिखाई दे रहे हैं आप यूथफुल भी लग रहे हैं, स्पोर्टी भी लग रहे हैं और फिट भी लग रहे हैं। लॉकडाउन इतने दिन चला है लेकिन हम तो अपने घर और ऑफिस लगातार मीटिंग करते रहा तो बहुत एक्टिव रहा है। तो मेरे लिए फिजिकली भी और मेंटली भी एंगेज रहने के कारण कोई थकान, कोई बोरिंग इस तरह का बिल्कुल नहीं। मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे सरकार को अपने तरीके से काम चलाना है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कर रहे हैं देश के लिए, हर मंत्री को भी उस हिसाब से करना पड़ता है। तो हम लोग भी लगे हुए हैं और आज आपको बहुत दिन के बाद बात करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि हम अभी भी इतने दूरी से बात कर रहे हैं, बट हाँ, ये वाकई में काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। तो आपके वीडियोस तो हम लगातार देखते रहते हैं। आप अपने जिम के वीडियोस पहले डालते थे, लेकिन अभी भी जो आप कभी साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कभी आप कुछ खेल रहे होते हैं, कभी आप बच्चों के साथ समय बिता रहे हो, तो वो वीडियो हम लगातार देखते हैं और इस देश का जो युवा है वो भी लगातार देखता है। लेकिन किरण जी, इस देश में आधी आबादी जो है वो 25 साल से कम या 25 साल के लोगों की है। ये सारे लोगों के मन में अब बहुत सारी आशंकाएं हैं अपने भविष्य को लेकर। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी अपना करियर बनाना है, इनका पूरा जीवन अभी सामने रखा हुआ है। आप ऐसे तमाम युवाओं को आज युवा मंत्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? अब आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीवन हमारा पीछे छूट गया, अब वो जीवन दोबारा लौटने वाला नहीं है। ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारा देश एक युवा देश माना जाता है। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो बन करके उभरे हैं, लेकिन इस चुनौती को हम अवसर में कैसे बदलना है, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के साथ जो उन्होंने वार्ता किया था तो उसमें इस बात को कही थी कि हम कैसे इस अवसर को हम अपने फेवर में हम कन्वर्ट करें। यूथ एंड स्पोर्ट्स मेरे जो विभाग है, इसके माध्यम से हमने भी काफ़ी चीज़ें तैयारी की हैं। एक तो यूथ अफेयर्स, जो हमारे लगभग 75,000 यूथ वॉलंटियर्स, 75 लाख 75 लाख हमारा यूथ वॉलंटियर्स है, जैसे NSS है, NYKS है, स्काउट्स गाइड्स को मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर है। दूसरा हमारा विभाग है खेल। खेल देश के मानसिकता को जितना प्रभाव डाल सकते हैं वो कोई और चीज़ नहीं कर सकते हैं।
खेल जिंदगी का बहुत बड़ा एक ऐसे जुड़ा हुआ चीज़ है जो आप उसको अलग करके नहीं देख सकता है। खेल ही एक तरीके से ज़िंदगी है। तो इसको हमने बहुत व्यापक रूप से प्लान किया है। तो मुझे लगता है कि एक तो युवाओं के लिए हमने जो अलग अलग कार्यक्रम किया है वो डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे। अभी खेल को हम फिर से शुरू कैसे करना है उसके लिए एक लंबा चौड़ा हमने SOP बनाया अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। और अब हमने सारा खेल संघ भारत के अंदर में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में और भी जितने भी जो खेल संघ है सबसे हमने इंफॉर्मेशन और सजेशन ले करके SOP तैयार किया हुआ है। और हम एक जो ऑर्डर निकला है जिसके मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स जो खेल के लिए बनाया गया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और लोग खेल सकते हैं। उसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमने जो SOP गाइडलाइन जारी किया है वो बहुत ही व्यापक रूप से बनाया गया एक SOP है। फिर गृह मंत्रालय से कुछ डूज एंड डॉन्स आपको जारी किया गया है देश भर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए और जिस राज्य में या जिस प्रशासन के अंदर में वो लोकेशन है स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस प्रशासन को अपने वहाँ के जो लोकल गाइडलाइंस को सम्मिलित करते हुए जो भी खेल है शुरू कर सकते हैं। हमने इजाज़त दे दिया है और बहुत सारा जो है तैयारी करके 1-2 दिन में कई जगह में प्रैक्टिस शुरू होगा। हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं ओलंपियंस जो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले हैं या हमारे जो टॉप इंडिया के हायर रैंक जितने ओलंपियंस सिर्फ नहीं कोई भी टॉप खिलाड़ी है वो जो अपने अपने जो कैंप हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या जो जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने वो रहते हैं उसको भी हमने इजाज़त दे दिया है। अभी कुछ दिनों के अंदर में सारा शुरुआत हो जाएंगे। जी किरण जी, जो स्पोर्ट्स सेक्टर है हमारे देश में वो लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस माना जाता है भारत में। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप भारत में स्पोर्ट्स का भविष्य कैसा देखते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमने जर्मनी में देखा, वहां पर जो लोकल लीग है फुटबॉल की उन्होंने मैचेस तो कराए लेकिन स्टेडियम में दर्शक नहीं थे। तो क्या अब हमें भी ये तैयार हो जाना चाहिए कि मैचेस होंगे आगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे, एक नया बिजनेस मॉडल आएगा। इसी तरीके से जो खेलों में अब लोग एक दूसरे को पहले हग नहीं कर पाएंगे, हाई फाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। जी देखिए, जैसा आपने कहा स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। जिंदगी में खेल के वजह से जो बदलाव आता है या आपका मानसिक रूप से जो बदलाव लाते हैं पॉजिटिव चेंजेस वो अलग है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स का जो सामग्री बनते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स जो बनते हैं, इसमें हज़ारों लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम भी है। और जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, बहुत बड़ा ये लोगों का आमदनी का भी जरिया है। तो स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री ये लाखों लोगों को रोज़गार देती है। और ये लॉकडाउन की वजह से और स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होने से जो नुकसान हो रहा है वो सबको मालूम है। अब ये जो कोविड के चलते हुए पोस्ट पेंडेमिक जो स्पोर्ट्स है उसमें इमीडिएटली बिना स्पेक्टेटर्स के स्टेडियम में खेलना, बिना स्पेक्टेटर्स ऑडियंस के अलग से खेल का आयोजन करना और उसको फिर से लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीविज़न के माध्यम से अलग अलग टेलीकास्ट का जो मेथड होते हैं उससे लेते हुए खेल को कैसे रोमांचक बनाना है, कैसे रोमांचक मतलब इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इसका भी पूरा रूपरेखा हमने भी सोचा हुआ है और काफ़ी लोगों ने भी प्लान किया हुआ है। वो मिल करके मैं समझता हूँ कि हम ये तो मान के चले कि अगले कुछ महीने या 5-6 महीने साल भर आप बता सकते हैं कि अभी तो हम डेफिनेट टाइमलाइन मेरा पास नहीं है, लेकिन कम से कम 6-7 महीने तक तो हमको ये मान के चलना है कि बिना क्राउड के हमको स्पोर्टिंग इवेंट से आदत डालना होगा। उसके लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जैसे रोचक कैसे बनाना है उसका भी प्लान तैयारी कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर में अब फ्लाइट शुरू हो रही हैं लेकिन नए नियमों के साथ, नए रूल्स के साथ, आपको लगता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी शुरू होंगी, मैचेस भी शुरू होंगे लेकिन नए नियमों के साथ?
हाँ बिल्कुल, नए नियम मतलब क्या है कि हर खेल जो है दूसरे खेल से अलग होता है। जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये हो गया कॉन्टैक्ट और एक दूसरे से जूझते हैं। कुछ खेल हो गया बिल्कुल आइसोलेशन में इंडिविजुअल के रूप से आप खेला जाता है, जैसे कि बॉडी कांटेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो चेस, मान लीजिए बैडमिंटन या टेबल टेनिस, जो ओपोनेंट के साथ आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते। तो हर खेल का भी रूपरेखा अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा और इसका भी जो आगे कैसे हम इसको जैसे टेलीकास्ट कैसे करना है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वो भी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस है उनसे मिल करके और जो इसका प्रोमोटर्स है इनसे तालमेल करके कॉमर्शियली कैसे सक्सेस बनाना है, इसका भी सोचना होगा। जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, अगर ये कॉमर्शियली सक्सेस नहीं हुआ तो खेल का जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाता है। तो स्पेक्टेटर्स और खेल, वो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। खेल को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि स्टेडियम में जाना नहीं होगा तो अब टेलीकास्टिंग से ही होगा, तो उसके लिए बहुत तरीका हमको इवॉल्व करके आना होगा। मेरे ख्याल से हम सक्सेस होंगे। जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हर स्टेक होल्डर से हमने चर्चा भी किया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दोहराई नहीं है कि खेल फिर से उभर के आएंगे और सबके ज़िंदगी में ये खुशहाली लाएंगे। किरण जी, अभी आप 48 साल के हैं, अभी तो आप युवा हैं। आगे चलकर और जब इतिहास लिखा जाएगा और जब आपकी अगली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी कि जब इतना बड़ा संकट आया था दुनिया पर, जो कि ऐतिहासिक संकट था, उस संकट की घड़ी में आपके सामने क्या चुनौतियां थीं, आपने कैसे उसका सामना किया? क्योंकि उस समय आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत अहम पोर्टफोलियो का आप हिस्सा थे, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाले हुए थे। तो आप, अगर आपको कभी ये अपनी डायरी में या कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत को एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है, उसको मेरे खेल मंत्री के समय में अगर इस सपना को हम पूरा करते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकते हैं। हमने एक लक्ष्य रखा है, अगले ओलंपिक्स, जैसे कि अगले साल तो टोक्यो में होने वाले हैं, उसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर में हम वर्ल्ड चैंपियन पैदा नहीं कर सकते। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको हम सही तरीके से निखारने का कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमने टारगेट किया है 8 साल के अंदर में, 8 साल एक अच्छा साइकिल होता है वर्ल्ड चैंपियन क्रिएट करने के लिए। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट स्काउटिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और चैंपियन बनाना। तो 8 साल के साइकिल को हमने ध्यान में रखते हुए 2028 जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा अमेरिका में, उसमें भारत दुनिया का टॉप 10 में होना है मेडल टैली में। तो ये सपना और उसको पूरा करने के लिए हमने अभी जो तैयारी की है वो रिजल्ट जो है आपको अगले 1-2 साल के बाद में पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये सबसे सपना होगा कि जो आज हमने तैयारी की है वो भारत को खेल महाशक्ति के रूप में, स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के लिए तैयारी सक्सेस होना है। तो ये 8 साल के बाद जब लोग बात करेंगे कि उसका नींव आज रखा है, तो इसके लिए अगर हमको याद रखेंगे कि मेरे खेल मंत्री के वक्त ये सारा चीज़ बना है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी के बात हो नहीं सकता है। और देश का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारा चीज़ को सबसे आगे ले जाता है स्पोर्ट्स, क्योंकि ये एक आम आदमी को भी जोड़ता है। जो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट होता है वो आम आदमी को नहीं पता होता है, लेकिन जैसे कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतता है, ओलंपिक गोल्ड जीतता है, उससे बड़ा सेलिब्रेशन देश में और कुछ नहीं होता है। तो विश्व के जो उस पायदान में जब भारत उस नंबर पर पहुंचेंगे, उससे जो खुशी मिलती है उसका कोई किसी से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश भारत, जो हमारे यहाँ पोटेंशियल का कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन और हमारे यहाँ पूरे जो प्लानिंग है, विजन है, ये इसका कमी रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कोविड-19 के इतना लंबा जो लॉकडाउन चले हैं, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ओकेजन है और इससे उभर के भारत और कितना स्ट्रांग
हमने उभर के आया है। ये मैं चाहता हूं कि आगे जाकर के इतिहास में, भारत का खेल के इतिहास में और युवाओं के जहन में ये बात बहुत गहराई से रहे, ये मेरा तमन्ना रहेगा। जी किरण जी, अभी आपके आने से पहले हम चाइना की बात कर रहे थे और हम बता रहे थे कि चाइना में भी अंदरूनी तौर पर चाइना को काफी झटका लगा है इस कोविड-19 से। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 के बाद जो दौर आएगा उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, यूरोप और बड़े बड़े जो देश थे, यूरोपियन यूनियन में जो देश थे, वो सब के सब ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस ने धूल चटा दिया है। लोगों को जितनी गलतफहमी थी इन सुपर पावर्स के बारे में, वो सारी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। सो इसलिए कहा जाता है कि कूटनीति के तौर पर भी एक स्पेस है जो टॉप पे अभी खाली है और भारत जैसे देश उसको भर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड-19 एरा भारत भी सडनली, अभी हम काफी नीचे हैं लेकिन एकदम से ऊपर आकर बैठ जाएंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं मंत्री नहीं होते तो मैं बहुत खुला मन से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक जो इशू है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपको मालूम है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स मेरा बहुत ही इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहा है और इसमें मैं पहले लेख भी लिखता था। तो ये दुनिया तो एक तरीके से बदलने वाले हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ खेल के क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा। ये मैं समझता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है और ये जो लॉकडाउन होने के कारण से जो स्पोर्टिंग कल्चर, द वे ऑफ बिहेवियर चेंज होने वाले हैं, इसमें मैं बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से मैं देखता हूं और इससे जो उभर के आएंगे उसमें भारत का पायदान ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा नहीं। और हमने जो अभी एक असेसमेंट किया है, अपने अंदरूनी हमने जो असेसमेंट किया है, कुछ कुछ स्पोर्ट्स के कुछ डिसिप्लिन्स में भारत का ट्रेजेक्टरी, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये कोविड-19 के बाद जो नए गाइडलाइंस के बाद कंपटीशन जो शुरू होंगे, आप देखिए, मैं आज आपको कह रहा हूँ जी न्यूज़ पे, भारत का जो परफॉर्मेंस है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में नंबर 1 होने जा रहे हैं, लेकिन हम टॉप में बिल्कुल रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल, ये सिर्फ उम्मीद करके हम नहीं बोल रहा हूँ, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये होगा, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली फेडरेशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एकेडमी, मैं चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, मंत्री होने के नाते अपने जितने ट्रेनिंग एकेडमीज, इंस्टीट्यूट के हर एक खेल के जो खिलाड़ियों से बातचीत करके, ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह सारा असेसमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का विश्व में रैंकिंग में, स्पोर्ट्स के दुनिया में, खेल के दुनिया में आगे बढ़ने वाला है। और ये लॉकडाउन के बाद हम और भी उछल के आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको विदेश मंत्रालय में होना चाहिए था, और आज आप क्योंकि नहीं है विदेश मंत्रालय में, तो आपका जो ग्लोबल अफेयर्स पर जो विश्लेषण है उससे आज हम वंचित रह गए, क्योंकि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही आपसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन आप भारत सरकार में अब भी बैठते हैं, आप एक बड़े मंत्री हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपका अपना विश्लेषण स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, क्या है, हम कब तक इस पूरे कोविड-19 के संकट से निकल पाएंगे, और क्या उसके बाद आप कोई बड़े बदलाव देखते हैं? मैं एक समीकरण और एक मोटा मोटा पिक्चर को शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो भारत और चीन का जो हम दोनों के जनसंख्या है लगभग बराबर है, और विश्व भर का जो स्थिति देखेंगे, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, टॉप के अमीर देश है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इसमें जो गरीब देश है, जो बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज है, उसका नंबर कम है। और G20 का भी जितना देश मेंबर है वो सब टॉप में है, G7 का भी सब टॉप में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, कनाडा हो, चीन, भारत भी अब उस रैंक में आगे आया क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ा है। इस हिसाब से ये कोविड का इफेक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ जो भारत का पॉपुलेशन को देखते हुए
जो मौतें हुए हैं, अगर एक भी मौत होता तो ये ट्रेजिक है, लेकिन मैं एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूं कि आप कुछ भी छुपा सकते हैं लेकिन मृत्यु को तो नहीं छुपा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा देश में टेस्ट कम हुआ है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ फैसिलिटी कम है, लेकिन जब मृत्यु का संख्या आप जो एक्चुअल जो फिगर है वो देखेंगे तो अमेरिका का फिगर को देख लीजिए या किसी भी यूरोपियन देश का फिगर को देख लीजिए और भारत का फिगर देख लीजिए। जनवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीजें उसी समय ही उन्होंने साइलेंटली स्टेप उठाना शुरू कर दिया था। किसी भी देश ने जब कोई कदम नहीं उठाया उस समय कुछ ऐसा कदम हमारा प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिसका लाभ आज पूरा देश को मिल रहा है और आज भारत दूसरे को मदद कर रहा है। हम अपना भी समस्या है, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ बहुत से खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उस समय जो कदम उठाए हैं अगर वो नहीं उठाते तो आज भारत का क्या हालत और किस स्थिति में होना था ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ देशवासियों को भी जानना है कि एक मजबूत नेतृत्व रहने से, उसका विजन की वजह से, उसका सोच, उसका तौर तरीके की वजह से देश को एक बहुत ही मुश्किल हालत से बचा करके आज एक मैनेजेबल स्थिति तक रखा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ राजनीति के तौर पर लोग कुछ भी कह देते हैं या आपस में तू में कर लेते हैं, लेकिन विश्व में एक चीज मान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी कदम उठाया उसने आज भारत देश को बचा रहे हैं, ये सबने माना है और ये हकीकत है। आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, उत्तर पूर्वी हिस्से से आते हैं और एक अच्छी बात जो भारत के हर लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि कोविड-19 के सबसे कम मामले नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से, सारे सरकारों ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। इसके पीछे आप कोई खास कारण देखते हैं? ये बहुत अच्छा सूर्य जी, आपने इस बात को नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं तो आपने ये पूछा भी है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत साफ सुथरा और सुरक्षित रहे, लेकिन ये इस कोरोना वायरस को लेकर के जो पूर्वोत्तर भारत जैसे अपने आप को बचा पाया ये एक देखने लायक है। जैसे कि सिक्किम और नागालैंड आज तक एक भी केस नहीं हुआ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जहां से मैं आता हूं वहां एक केस हुआ था, वो भी तबलीगी का यहाँ निजामुद्दीन से आया और उसको ट्रैक किया होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर और तब उसको पकड़ा और टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव, वो भी अब निगेटिव हो गया। तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी फ्री है। मणिपुर में भी ऐसे बाहर से एक केस आया था। असम और त्रिपुरा में जो भी है वो भी बाहर से आया। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट आज भी पूरे के पूरे ग्रीन जोन में होने का कारण ही ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ के कम्युनिटी बिहेवियर है, वहाँ के जो पारंपरिक लोगों का तौर तरीका है, ये बहुत काम आया इस बार। जैसे कि मेरे गांव में अगर हमारे कम्युनिटी कुछ कह देते हैं कि अब हमारे गांव में आना जाना बंद रहेगा तो वो बंद होगा। सरकार के निर्देश के बाद कम्युनिटी लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया। अब यहाँ आप देखिए दिल्ली मुंबई वगैरह में कुछ लोग, सरकार ने लॉकडाउन किया फिर भी ब्रेक कर रहा है, ग्रुप में पूजा कर रहा है, ग्रुप में शॉपिंग कर रहा है, ग्रुप में कहीं जा रहा है। तो ऐसा करते रहेगा तो वो नतीजा तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सरकार का निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन किया गया है और वो कम्युनिटी लेवल तक वहाँ के 8 नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ के सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके कामों के साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिटी लेवल में वहाँ का जो ट्राइब्स होते हैं, वहाँ के अपने अपने एक सिस्टम होता है, वो जो कस्टमरी प्रैक्टिस जो होते हैं उसने नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन जोन बनाने में बिल्कुल सामर्थ्य बनाया है। ये मेरे ख्याल से, जैसे सुधीर जी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ अच्छा चीज सीखने का होता है, मेरे ख्याल से वहाँ के जो कम्युनिटी बिहेवियर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और लॉ अबाइडिंग कैरेक्टर, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। जी जी, ये बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल किरण जी आपसे ये है, साल 2020 जब शुरू हुआ था तो हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे और कह रहे थे कि ये साल बड़ा शुभ हो, और अचानक से सब उल्टा पुल्टा हो गया।
हम जब निजी तौर पर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी अब स्थिर नहीं है। ज्यादा भविष्य की प्लानिंग मत करो। अंदरूनी तौर पर एक इंसान के तौर पर हर आदमी को अंदर तक हिला है। आप अभी 48 साल के हैं, युवा हैं, आप पति भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। एक इंसान के तौर पर ये कोविड-19 ने आपको अंदर तक कितना हिलाया है, एंड व्हाट आर द न्यू फाइंडिंग्स व्हेन यू सिट एट होम। अकेले में जब आप इस लॉकडाउन के दौरान सोचा होगा जीवन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, तब आपने बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ज़िंदगी को बहुत ही सरल तरीके से मैं देखता हूँ कि जियो और जीने दो और खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो। ये मेरा एक फ़िलॉसफी है मेरे ज़िंदगी में। तो इस कोविड के बाद ये पता चलता है कि हम इंसान प्राकृतिक आपदा के सामने में कितना छोटा है। अगर हम सही तरीके से हम प्रकृति को, इस हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को संभाल के रखने में पूरे समाज, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व एकजुट होकर नहीं रहेगा और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के हम तू मैं करके झगड़ा करते रहेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए और साथ साथ में एक दूसरे का सहारा लेकर के हमको आगे ज़िंदगी जीना चाहिए। और जो इन्वायरमेंट का जो इशू है, हमको साफ़ सुथरा रहना, जंगल, ज़मीन, पानी, इसको प्रदूषण नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना, ये जो एक आम जिंदगी में बहुत ही सरल तरीके से खूबसूरत ज़िंदगी कैसे जीना है और सबसे प्यार करके जीना है, मुझे इस कोविड-19 से साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा सीख भी है और हम ये क्लियरली पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग हम सुप्रीम नहीं है। हम कभी कभी हम जैसे इंसान अपने आप को ऐसे बिहेव करते हैं कि ये पृथ्वी हमारा है। ये पृथ्वी में जीव जंतु भी है, पृथ्वी में बहुत से चीज़ है और सबका अपना अपना अधिकार, हक और अपना अपना जगह है। सबको अपने अपने जगह में रहना चाहिए और इस तरीके से हमको ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं एक बौद्ध भी हूँ, मैं यूनिवर्सल हूँ, हर धर्म को मैं मानता हूँ। तो मेरा ये सरल जो सोच है, इसी तरीके से अगर जिएगा तो मैं मानता हूँ कि हमको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी और ज़िंदगी बहुत ही सरल से और बहुत आराम से, प्यार से हम अपने छोटा सा ज़िंदगी को जी सकते हैं। और देश का सेवा, मानव सेवा, इसको ध्यान में रखते हुए हमको चलना है। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, आपके विभाग के लिए। और उम्मीद करते हैं जल्दी पर्सनली भी मिलेंगे एंड मे बी वी कैन हैव अ गेम ऑफ टेनिस टुगेदर वेरी सून। थैंक यू सुधीर जी, बहुत दिन के बाद आपसे बात किया, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ही ब्रेक होगा 2-3 मिनट का, और इस ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे का एक विश्लेषण करेंगे। क्रैश होने से पहले विमान के पायलट ने जो आखिरी शब्द कहे उसकी रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। मदद मांगते हुए इस पायलट ने इस हादसे से पहले क्या कहा था, ये आज हम आपको ब्रेक के बाद दिखाने वाले हैं। Can you take an action? ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन मीन्स मोटिवेशन। सो दैट्स ए सिंपल मीनिंग ऑफ इट। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है,
कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं, वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम, एंड फिर बात आखिर में अम्फान तूफान ने इस बार ऐसी तबाही मचाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वर्क फ्रॉम होम छोड़कर फील्ड में उतरना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। और 83 दिन यानी करीब 3 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बाहर किसी दौरे पर निकले। अम्फान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल गए, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना नहीं भूले। इसलिए इन तस्वीरों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने अपने गमछे को ही फेस मास्क बना लिया था और वो दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको नमस्कार कर रहे थे, सबका हालचाल भी पूछ रहे थे, चाहे वो राज्यपाल हों या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या फिर दूसरे मंत्री और नेता हों। हाथ मिलाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। कोरोना वायरस ने अब नेताओं के मिलने जुलने का कल्चर भी समाप्त कर दिया है। अब ना तो कोई हाथ मिलाता है, ना कोई फूलों का गुलदस्ता भेंट करता है, ना कोई और चीज, ना शॉल दी जाती है। सब कुछ, हर चीज दूर से हो रही है। एक अच्छी तस्वीर यह भी दिखी कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साथ प्लेन में बैठकर हवाई सर्वेक्षण किया और अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में हुई तबाही को इन दोनों लोगों ने एक साथ देखा। जब प्रधानमंत्री मोदी एक हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, और ये तो हम सब जानते हैं कि इन दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों के बीच बहुत राजनीतिक मतभेद हैं, एक दूसरे से राजनीतिक दुश्मनी भी है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने आपदा के वक्त राजनीति को कुछ हद तक दूर रखा और मतभेदों से सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी। एक ही हेलीकॉप्टर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए एक आर्थिक पैकेज की मांग की थी और प्रधानमंत्री ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की तारीफ भी की क्योंकि कोरोना से लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल को अम्फान से हुई तबाही से भी लड़ाई लड़नी पड़ी। पश्चिम बंगाल में ऐसा तूफान पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं देखा गया और एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर उड़ीसा के दौरे पर गए और उड़ीसा भी इस तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मिलकर हवाई सर्वेक्षण किया, यानी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने अलग अलग हवाई सर्वेक्षण किया उनके राज्यों का। और प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उड़ीसा में केंद्र और राज्य सरकार का मिलजुल कर काम करना पिछले वर्ष आए फानी तूफान में भी दिखाई दिया था और तब इसकी भी काफी तारीफ हुई थी कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा का सामना किया जा सकता है और लोगों को भी फायदा होता है। कुछ देर पहले हम आपको चीन की अंदरूनी राजनीति के बारे में बता रहे थे और आपको ये समझा रहे थे कि कैसे चीन अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है और उसके दौरान बीच में फिर किरण रिजिजू आ गए थे। अब हम उस खबर का बाकी का हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि चीन से शुरू हुए इस वायरस ने भारत और दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। चीन को इस वर्ष अपनी जीडीपी की विकास दर दुनिया को इस बार नहीं बताएगा, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आज ये पहली बार माना है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, यानी भारत में जीडीपी की जो विकास दर है वो नेगेटिव में चली जाएगी, 0 से भी नीचे चली जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय माइनस में जा सकती है, ऐसा आरबीआई ने आज माना है। आरबीआई का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है और देश की जीडीपी में जिन राज्यों की हिस्सेदारी करीब 60% रहती है वो राज्य रेड जोन और ऑरेंज जोन में चले गए हैं। इसलिए इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। भारत की तरह दुनिया के कई दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी काफी कमजोर हो चुकी हैं। दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुबई की करीब 70% कंपनियां अगले 6 महीनों में बंद हो सकती हैं। यह सर्वे 1228 सीईओज के बीच किया गया। लॉकडाउन में रियायतें देने के बावजूद अमेरिका में करीब 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रशिया की अर्थव्यवस्था भी इस साल 5% तक सिकुड़ सकती है। जापान की अर्थव्यवस्था में भी 3.4% की कमी आई है और जापान औपचारिक रूप से आर्थिक मंदी में जा चुका है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब 660 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अभी तक अनुमान है। कोरोना वायरस से दुनिया को तबाह करके चीन ये सोच रहा था कि उसके लिए तो अब बड़ा मौका बन गया है, वो सारी दुनिया इससे संघर्ष करेगी और चीन सारी दुनिया पर राज करेगा। मंदी के बीच चीन की कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश करके उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर उन पर कब्जा करने के प्लान में जुट गई थी, आपको याद होगा। लेकिन यह पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। भारत जैसे कई देश चीन की इस चाल को पहले ही समझ गए थे और अब अमेरिका ने भी चीन के इस दांव को उलट दिया है। अमेरिका में वहां के सेनेट यानी जैसे हमारे यहां राज्यसभा होती है, उसने एक बिल पास किया है जिससे चीन की कई कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगी। शेयर बाजार में
कारोबार करने के लिए हर कंपनी को अब यह बताना पड़ेगा कि उस पर किसी भी दूसरे देश की सरकार का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। इसके लिए अमेरिका की किसी अकाउंटिंग एजेंसी से उस कंपनी को ऑडिट करवाना होगा और आखिर में शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद ही वो अमेरिका के शेयर बाजार में कारोबार कर सकेंगी और अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटा पाएंगी। अगर लगातार 3 साल तक किसी कंपनी ने खुद के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी तो फिर ऐसी कंपनियों को शेयर बाजार से डी लिस्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका में इस तरह का कानून बनने के बाद बहुत संभव है कि वो सभी चाइनीज कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगी जो चीन की सरकार के नियंत्रण में है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे पेट्रो चाइना, चाइना टेलीकॉम, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, चाइना पेट्रोलियम। अमेरिका के शेयर बाजार में करीब 600 चाइनीज कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी शेयर बाजार में वो कारोबार करती हैं। इनमें से कई सरकारी और कई प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन इस बिल के आने के बाद अब चीन की निजी कंपनियों को भी डर लग रहा है, वहां की जो प्राइवेट कंपनियां हैं। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी बाइडू ने बिल आने के साथ ही खुद को अमेरिकी शेयर बाजार से डीलिस्ट करने का प्लान बना लिया है। इसमें एक बात और भी है कि बाइडू के संस्थापक रॉबिन ली हो या फिर ई कॉमर्स की बड़ी चाइनीज कंपनी अलीबाबा के जैक मा हो, चीन के इन सारे बिलियनर्स उद्योगपतियों, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की दौलत का सीधा संबंध अमेरिकी शेयर बाजार से भी है। जाहिर है कि अमेरिका ने इस तरह के बिल से चीन की कंपनियों और उनके उद्योगपतियों पर दबाव बना दिया है। अब अमेरिकी शेयर बाजार में इन चाइनीज कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अमेरिका की चिंता यह भी है कि चीन की कंपनियां अमेरिकी निवेशकों से शेयर बाजार के जरिए पैसा भी जुटाती हैं और अमेरिका में उन्हीं की कंपनियों को बिजनेस में फिर पीछे भी छोड़ती हैं। इससे धीरे धीरे अमेरिका में चीन की कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका के पास अब एक बड़ा मौका आया है कि वो चीन की कंपनियों के दबदबे को अपने यहां कम कर सके और अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे। यहां एक बात यह भी है कि चीन की कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड और कामकाज साफ सुथरा नहीं रहा है। अमेरिका में अभी कुछ हफ्ते पहले ही ल्यूकिन कॉफी नाम की एक चाइनीज कॉफी हाउस चेन के हिसाब किताब में गड़बड़ी और हेराफेरी पाई गई थी। यह अमेरिका में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है जो अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स को टक्कर दे रहा था। लेकिन जब इसका फ्रॉड सामने आया तो अमेरिकी शेयर बाजार में इसे डी लिस्ट करने का नोटिस दे दिया गया। अब नया बिल अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद के दूसरे सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। वहां से पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगाएंगे और यह कानून बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल को अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के सेनेटर्स लेकर आए हैं। यानी चीन के मामले में अमेरिका में कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सबकी एक ही राय है। इससे चीन के ये मंसूबे धीरे धीरे अब ठंडे पड़ जाएंगे और जो कंपनियों के जरिए इस संकट के दौर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश में चीन लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका समय रहते चीन की कंपनियों से सावधान हो गया है और वहां पर एक तरह से चीन की कंपनियों का बहिष्कार अब शुरू हो चुका है। और यह कभी ना कभी तो होना ही था, क्योंकि चीन से फैले कोरोना वायरस ने अमेरिका का जितना नुकसान किया है उसका उतना नुकसान अब तक किसी ने नहीं किया। किसी बड़े से बड़े युद्ध में उसका इतना नुकसान नहीं हुआ। इस वायरस से अमेरिका में 96,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इतने लोग तो अमेरिका ने पिछले 40-50 वर्षों में लड़े हुए अपने सभी युद्धों में भी नहीं गंवाए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। उसके 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी हालत होने के बाद भला दुनिया के कौन से देश को चीन पर इतना गुस्सा नहीं आएगा। भारत उन देशों में शामिल है जहां लॉकडाउन में रियायतें ऐसे समय में दी जा रही हैं जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि रेलवे ने करीब 200 ट्रेनों के लिए अपने काउंटर से बुकिंग शुरू कर दी है। आपको यह भी पता होगा कि सोमवार से हमारे देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी और एयरलाइंस ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिछले हर दिन जब से हमने लॉकडाउन में रियायतें दी हैं, हर दिन वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 6088 नए मामले आए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब भारत में कुल मामले 1,18,000 के पार चले गए हैं और 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले आने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में ही 2,940 नए मरीज आए हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र का कुल आंकड़ा अब 44,582 पर पहुंच गया है और वहां 1500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं।
मुंबई के स्लम एरिया धारावी में ही पिछले 24 घंटों में 53 नए मामले मिले हैं। धारावी में अब तक 1478 मामले मिल चुके हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। पिछले कई दिनों से हर दिन लगातार कभी 5000 से ज्यादा मामले और अब 6000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। यह हाल तब है जब कई जानकार मान रहे हैं कि अभी संक्रमण का पीक यानी संक्रमण अपने चरम पर नहीं आया है, यानी वो वक्त अभी नहीं आया है जब संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा होंगे, अधिकतम होंगे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले ही कह चुके हैं कि जुलाई में यह महामारी अपने चरम पर होगी। दिल्ली सरकार की कोरोना टीम के प्रमुख भी ये मान रहे हैं कि जुलाई अगस्त में ही सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले आएंगे। जब जानकार इस तरह के बड़े खतरे को देख रहे हैं तो फिर सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन 31 मई के बाद भी चलेगा और क्या लॉकडाउन में उतनी रियायतें ही मिलती रहेंगी जितनी इस वक्त हमें मिल रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है और इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी तो आप मई के महीने में हैं, जून और जुलाई में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जुलाई के महीने में ये पीक पर होगा, इसलिए अभी आपको कई और महीने कम से कम इस वायरस से राहत नहीं मिलने वाली है। और आज पाकिस्तान से भी एक बड़ी और दुखद खबर आई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान पैसेंजर प्लेन कराची एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से कुछ ही समय पहले क्रैश हो गया। यह हादसा दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ। इस विमान में कुल 98 लोग सवार थे। ये विमान कराची एयरपोर्ट के पास ही एक रिहायशी इलाके के ऊपर जाकर क्रैश हुआ और विमान पहले एक मोबाइल टावर से टकराया और फिर घरों की छतों से टकराते हुए एक सड़क पर गिर गया। इस हादसे से कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। विमान में सवार लोगों के अलावा जमीन पर इसकी चपेट में आने से भी कई लोगों की मौत हुई है। इस दुर्घटना में अभी तक उस जगह से 37 शवों को निकाला जा चुका है। इस विमान हादसे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारे सहयोगी चैनल वियोन की तस्वीरें हैं। इस क्रैश की वजह विमान के इंजन फेल होना बताई जा रही है। विमान के पायलट ने क्रैश होने से 10 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया था कि विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, जिसके कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया और फिर यह विमान क्रैश हुआ। विमान के पायलट और ATC के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें मिल गई है, जिसे सुनकर यह पता चलता है कि क्रैश से कुछ मिनट पहले क्या हुआ था। आप भी सुनिए कि विमान के पायलट के आखिरी शब्द क्या थे। to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. We are Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger, sir. Both runways available to land. तो ये विमान के पायलट के आखिरी शब्द थे। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस मॉडल कॉलोनी के ऊपर से गुजरते विमानों की आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोई विमान उनके घरों पर अचानक ऐसे आकर गिर जाएगा। एक जोरदार धमाका, धुएं का आसमान छूता गुबार और मलबे से उठती धूल। कुछ देर के लिए तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन थोड़ी देर में ये मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस मॉडल कॉलोनी के लिए ऊपर से गुजरते विमानों की आवाज कोई नई बात नहीं थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई विमान उनके घरों पर आकर गिर जाएगा। एक जोरदार धमाका, धुएं का आसमान छूता गुबार और मलबे से उठती धूल। कुछ देर के लिए तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें देखकर लोगों के होश उड़ गए।
मैं छत पे गया हूँ तो पीछे से एक पीआईए का जहाज आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी। ठीक है, शायद पायलट ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये घरेलू एरिया जो है, रेजिडेंशियल एरिया जो है क्रॉस करके तो कच्चे में जो है वो जहाज को उतार दूँ, लेकिन एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज वहीं नीचे गिर गया। ये 3 गलियाँ छोड़ के पीछे जहाज गिरा है। 2 घरों के लेफ्ट और राइट साइड के जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर गिरा है। नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी तबाह हो गई हैं और लोगों की छतें भी तबाह हो गई हैं। कुछ ही देर में पीआईए ने ऐलान कर दिया कि उसका एक विमान कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है, जिसकी चपेट में कम से कम 4 से 5 मकान आए हैं। कई गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गली में इतना धुआं भर गया कि कुछ भी देखना मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गईं। जी सारे एसओपी फॉलो किए गए जो प्रोटोकॉल्स हैं, और इस वक्त आपको ये भी पता है कि कोविड इमरजेंसी भी है, तो इस वजह से भी बहुत गर्मी है और लोगों ने पीपीईज पहने हुए, लेकिन बहरहाल जो कुछ हो सकता है हमारे पास सब बंदोबस्त है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना हुआ था और करीब 2:45 बजे क्रैश हो गया। क्रैश होने से पहले विमान ने आसमान में 2 से 3 बार चक्कर लगाए थे। प्लेन में 91 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 51 पुरुष, 31 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। इनमें पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अंसार नकवी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद भी विमान में सवार थे, हालांकि वो इस हादसे में सुरक्षित हैं। मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप क्लियर लैंड कर सकते हैं। जिस इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी पास है, जहां 2 से 3 मंजिला मकान बने हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट के इतने नजदीक घर बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। अगर एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाका बसाने की इजाजत नहीं होती तो शायद इस हादसे से इतना नुकसान ना हुआ होता जितना हो गया है। पाकिस्तान में अब तक 80 से ज्यादा विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा विमान हादसा वर्ष 2010 में हुआ था, जिसमें 152 लोग मारे गए थे। आज हुए क्रैश में अभी तक मौतों का पूरा आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की तबाही इस क्रैश ने मचाई है, उसकी दर्दनाक तस्वीरें पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आज का सवाल, आज आपको ये बताना है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। वो एक गोल था, वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि 1 at a टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो 1 at a टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं, तब that not only makes you weak physically, but it makes you weak mentally, spiritually, in every which manner. और जहाँ वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे, कमज़ोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए। तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता
आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा। कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज आवर एम इन लाइफ, और उसको पूरा करने के लिए देन यू टेक एन एक्शन। ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन मीन्स मोटिवेशन। सो दैट्स ए सिंपल मीनिंग ऑफ इट। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है। कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ़ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके। तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले, और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं। वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में, या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली बट इट मेक्स यू वीक मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी विच मैनर। और जहाँ वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे? कमज़ोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना,
तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज़ मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा, कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action। ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन means मोटिवेशन। So that's a simple meaning of it। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। हमारे देश में सती प्रथा का अंत करने वाले राजा राम मोहन रॉय का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1772 में बंगाल में हुआ था। राम मोहन रॉय ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई प्रयास किए। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। उन्होंने कोलकाता के हिंदू कॉलेज सहित शिक्षा से जुड़ी कई संस्थाओं की स्थापना में बहुत अहम योगदान दिया। और आज ही के दिन वर्ष 1906 में राइट ब्रदर्स को फ्लाइंग मशीन का पेटेंट मिला था। इन भाइयों ने वर्ष 1903 में पहली बार हवाई जहाज को दुनिया के सामने आसमान में उड़ाया था और इस हवाई जहाज ने 12 सेकंड की उड़ान में 6 मीटर की ऊंचाई तक जाकर करीब 36 मीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद वो अपनी फ्लाइंग मशीन में लगातार नए नए प्रयोग करते चले गए। वर्ष 1980 में आज ही के दिन वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी नैमको ने पैकमैन गेम लॉन्च किया था। इस गेम को वीडियो गेम्स के इतिहास का बेस्ट सेलिंग आर्केड गेम माना जाता है। पैकमैन आज भी बहुत लोकप्रिय है और आप में से बहुत सारे लोगों ने यह गेम जरूर खेला भी होगा। वर्ष 1907 में आज मशहूर कार्टून कैरेक्टर टिंटिन की रचना करने वाले जॉर्जेस रेमी का जन्म हुआ था। अब तक दुनिया में टिंटिन कॉमिक्स की 35 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और 80 भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि कॉमिक्स में टिंटिन पूरी दुनिया का दौरा करके रहस्यों को सुलझाता है, लेकिन उसकी रचना करने वाले जॉर्जेस रेमी ने कभी भी उन देशों का दौरा किया ही नहीं जहां पर टिंटिन जाता था। ये उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति थी। और वर्ष 2012 में आज के दिन दुनिया के सबसे ऊंचे टावर टोक्यो स्काई ट्री का उद्घाटन हुआ था। जापान के टोक्यो में बने इस टावर की ऊंचाई 634 मीटर है। आप सोच रहे होंगे कि दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तो फिर टोक्यो स्काई ट्री सबसे ऊंचा टावर कैसे हो सकता है? तो यहां हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो टावर नहीं है। अगर टावर्स की श्रेणी को देखा जाए तो टोक्यो स्काई ट्री अब भी सबसे ऊंचा है। ये टावर जापान में टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के कई केंद्रों में से एक है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल डेवलपमेंट साइट के तौर पर भी होता है। टोक्यो स्काई ट्री को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है और ये बुर्ज खलीफा के बाद इंसान द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, जो लोग अंदर से असुरक्षित और कमजोर होते हैं वही लोग नकली बहादुरी के पीछे छिपते हैं। नमस्कार।
अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज़ मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा, कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज आवर एम इन लाइफ, और उसको पूरा करने के लिए देन यू टेक